घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। आज इसका निकाह था। बज़ाहिर तो वो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीके से कर रही थी, अपनी सारी कज़न्स को और अपनी चचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद जल भी रही थी और कुड़ भी रही थी। मोहतरमा ने लंबी प्लानिंग की हुई थी ताई जान के इकलौते बेटे को फंसाकर उससे शादी करने की। उसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो हैदर को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन इसकी चाल उल्टी पड़ गई। समिया भी इकरा के कान में सरगोशी की। मनाल इन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन इसी के बारे में बातें कर रही हैं और इसका मजाक उड़ा रही हैं। खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें इसके अंदर का हाल पता ही नहीं है। इसको कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सदफ ने भी सरगोशी में हिस्सा लिया। कहाँ वो अमेरिकन रिटर्न हैदर और कहाँ ये गांव का लड़का माज, इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मनाल दुल्हन बने बैठी थी और वो घूंघट की ओट से इन सब का तमाशा मुलाहिजा फरमा रही थी। निकाह ख्वान आने ही वाला था। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी, इसके 3 चचा थे। इन सब ने उसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर इससे हसद भी करते थे। वो खुद भी कोई अबला नारी नहीं थी, वो भी बहुत तेज थी। बड़ी ताई का बेटा जब अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो तमाम लड़कियों की नज़र उस पर थी। सारी कज़न्स चाहती थी कि हैदर उन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मनाल सब कज़न्स में से सबसे ज़्यादा हसीन थी। इसीलिए सारी कज़न्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते ही मनाल पर फिदा हो जाएगा। मनाल को भी यकीन था और वो हर तरह से पुरएतमाद थी कि हैदर उसे पसंद कर लेगा। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था और इसी खूबसूरती की वजह से उसकी सब कज़न्स और इसकी चच्चियाँ उससे जलती थी, लेकिन जाहिर ऐसा करती थी कि उन सब को मनाल से बेहद मोहब्बत है। मनाल भी इनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और उससे शादी करेगी और इस घर की मालकिन बनकर सबका खून जलाएगी। तो समिया ने इसकी सारी बातें सुन ली और उसको दफा करने के लिए इसकी चचियों ने गांव में रहने वाले दूर के एक रिश्तेदार लड़के को बुलाकर उससे निकाह पढ़वाने की तैयारी की। जिस लड़के को वो गांव का सादा लो इंसान समझकर मनाल का निकाह करवा रही थी, असल में वो इतना भी सादा नहीं था। वो इन सबसे ज़्यादा जीदार था। मनाल जान गई थी कि घरवालों ने हैदर के मामले में इसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फैसला किया है, इसलिए वो चुपचाप राजी हो गई। क्योंकि समिया ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इस वजह से उसे सब घरवालों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जानी कि चुपचाप इस निकाह के लिए हाँ कर दे। इसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद इसकी रुखसती होगी धूमधाम से, लेकिन चूंकि दूल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फौरन बाद इसकी फरमाइश आ गई कि वो अभी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गांव ले जाना चाहता है। अगर दूल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बरपा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन को दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर देते हैं। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया, वो सबसे खूबसूरत है। आपने इतनी अच्छी लड़की से मुझे महरूम कर दिया। हैदर ने मनाल को दुल्हन के रूप में देखा तो माँ से शिकवा किया। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसने 6 साल पहले मनाल को देखा था और बचपन से देखता आ रहा था, जब मनाल 14 साल की थी। अब वो 20-21 साल की कोई परी लग रही थी। हैदर उसे देखता, फिर बाकी कजिन्स को इसका दिल बुरा होने लग जाता। अम्मी, खानदान में एक यही लड़की है मेरे लायक। अब मैं शादी करूंगा तो खानदान से बाहर करूंगा, मैं कह देता हूँ आज ही आपसे। हैदर ने अपना हतमी फैसला अपनी माँ अनीसा बेगम को सुनाया। अचानक रुखसती की बात सुनकर मनाल के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था, लेकिन उसने बमुश्किल खुद को संभाला। असल में मैं हूं ही इतनी प्यारी कि मेरे शोर से साल का इंतजार नहीं हो पा रहा। शायद वो जल्दी मुझे अपनी घर की जीनत बनाना चाहते हैं, मनाल ने गुरूर से कहा और दिल में अपने ताज़ा तरीन शोहर को हसीन अलकाबात से नवाजा। तुम तो प्यारी हो, अब तुम्हारा दूल्हा अंदर आए तो हम देखी कि तुम्हारा दूल्हा कैसा है, इकरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन जैसे ही माज अंदर आया, सब लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हैदर क्या था इसके आगे? टॉम क्रूज जैसा माज आज दूल्हा बनकर वाकई हीरो लग रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, इकरा ने समिया के कान में कहा। सारी लड़कियां तैयार थीं, ऐसे जैसे निकाह का फंक्शन ना हो, कोई वलीमे का फंक्शन हो। अच्छा है, ले जाए आज ही साफत की पुड़िया को, सायमा चच्ची ने कहा। खैर, जैसे तैसे उसी रात मनाल को मास के साथ रुखसत कर दिया गया। अब शहर से गांव का रास्ता 3 घंटे का था। 3 घंटे भारी भरकम कपड़ों और झुके हुए सर के साथ बैठकर मनाल तो हलकान हो गई थी और एक नज़र उठाकर उसने पास बैठे मास को भी चोर नज़रों से देख लिया था और दिल में इत्मीनान हुआ
कि शक्ल तो अच्छी है, जाहिल गुवार भी नहीं लग रहा है, लेकिन रौबदार जरूर लग रहा है। 3 घंटे की मुसाफत तय करके बलाखिर गांव आ ही गया। मनाल का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, सफ़र की थकावट की वजह से। उसे रह रहकर मांस पर गुस्सा भी आ रहा था। मनाल ने सोचा था कि 1 साल बाद रुखसती होगी, इस अरसे में उसका शोहर शहर में घर लेगा और उसे गांव नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो सख्त गुस्से में थी, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से घर वालों ने उसे रातों रात रुखसत किया था, उसने कसम खा ली थी कि वापस इस घर में नहीं जाएगी और सब घर वालों को यही दिखाएगी कि वो गांव में बहुत ज़्यादा खुश है। रात के 9 बज रहे थे। मास तो गाड़ी से उतरकर ही कहीं गायब हो गया था। एक औरत उसके साथ थी गांव की, जो कि निकाह में भी शरीक थी। वो मास की खाला हलीमा खातून थी। हलीमा खातून मनाल को उसके कमरे में लेकर गईं। बेटा तुम थकी हुई हो, अब आराम करो, माज आता ही होगा। मैं भी थक गई हूँ, अपने घर जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। वैसे गांव वाले सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, हलीमा खातून ने कहा और वहाँ से चली गईं। कुछ देर तो वहीं बैठी रही, फिर ख्याल आया तो कमरे से बाहर निकल आई और घर का जायजा लेने लगी। उसने सोचा था कि गांव का कोई बोसीदा घर होगा, लेकिन ये अच्छा खासा शहरनुमा घर था। छोटा था लेकिन खूबसूरत था। बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर लाइट की वजह से पूरा घर रोशन था। मनाल ने नोट किया कि घर में सोलर सिस्टम अच्छे तरीके से लगा हुआ है। सोलर की प्लेट्स भी नजर आ रही थी, यूपीएस भी और बैटरी भी। मनाल को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से किसी की गंभीर आवाज आई, दुल्हन, एक जगह पर बैठी हुई और शर्माती हुई अच्छी लगती है। तुम अजीब दुल्हन हो जो पहली रात ही सैरों सपाटों में निकल आई। मास की आवाज़ पर वो जैसे उछल पड़ी। नहीं, मैं तो वो घर देख रही थी। ये काम सुबह किया जा सकता है, घर कहीं भागा नहीं जा रहा। गांव वालों ने देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे। वो काफ़ी सख्त लहजे में बोला। मनाल फट से अंदर आ गई और बेड पर बैठ गई। उसे बहुत बुरा लगा मास का यूं बात करना। थोड़ी देर बाद माज अंदर आया। मनाल का दिल अब किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसे लगा माज इसके पास आएगा, मुंह दिखाई देगा, इसके हुस्न की तारीफ करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधा आकर बेड के दूसरे किनारे ढह गया, फिर सर उठाकर मनाल को देखा। ये चारपाई देख रहे हो ना, मैंने तुम्हारे सोने के लिए रखी है। तुम इस चारपाई पर सो जाओ। मुझे अपने बेड पर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती, मेरी नींद खराब होती है। जाओ, शाबाश, सो जाओ, माज ने अपने रौबदार लहजे में कहा। तो मनाल हैरान हो गई। आखिर क्या मसला है इस इंसान के साथ? क्या इसीलिए रातों रात रुखसत करके लाया था मुझे? मनाल को अपनी सख्त तजलील महसूस हुई। उसे लगा था कि माज इसके हुस्न पर फिदा हो जाएगा, इसकी तारीफें करेगा, मुंह दिखाई में सोने की कोई चेन अंगूठी देगा। लेकिन उसका रवैया देखकर वो परेशान हो गई। खड़ूस इंसान, समझता क्या है खुद को? थोड़ी सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, खुद को वाकई हीरो समझने लग गए। एहसान मानना चाहिए इसे कि मैं जैसी पढ़ी लिखी हसीन लड़की ने इससे शादी के लिए हामी भरी है। मनाल दिल ही दिल में तप रही थी। वो चारपाई की तरफ गई और वहां पर लेट गई। माज ने उठकर बत्ती बुझा दी। अब वो अंधेरे में ही अपना जेवर उतार रही थी और चारपाई के कोने पर रख दिया। न मेकअप साफ किया, न लिबास तब्दील किया, न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उसे किसी के गरम गरम लम्स का एहसास हुआ। उसने गनूदगी में पूछा, कौन है? मैं हूं तुम्हारा शौहर। उठो और मुझे चाय बनाकर दो। पूरा गांव जाग गया है, तुम अभी तक सो रही हो। माज ने कहा तो वो आंखें मलते हुए उठी। माज उसकी शक्ल देखकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूं, कार्टून लग रही हूं बिल्कुल, माज ने कहा और बाहर निकल गया। वो उठी और आईने के सामने आई, देखा तो मेकअप का हश्र नश्र हो चुका है। काजल और आईलाइनर फैला हुआ, लिपस्टिक गालों तक फैली हुई। वो वाकई कार्टून लग रही थी। उसे कमरे के अंदर एक दरवाज़ा नजर आया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि गांव में वॉशरूम भी कमरे से अटैच होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो अच्छा सा वॉशरूम था, बिल्कुल शहर के जैसा। उसने शुक्र किया। बैग से एक हल्का सा सूट निकला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक छपा सा बना हुआ है, जहां पर माज आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी। देखकर मिनाल को गुस्सा आया। अगर चाय पहले से बनी हुई थी तो क्या ज़रूरत थी मुझे जगाने की? आज तो मैंने चाय बना ली है, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए, लेकिन कल से सुबह सवेरे उठकर चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सुबह सवेरे खेतों की तरफ निकलना होता है। अगर किसानों पर नज़र न रखूं तो सब गड़बड़ कर देते हैं। माज ने कहा तो मिनाल वहां बैठ गई।
उसने प्याली उठाई और चाय केतली से भरने लगी। माज अब गौर से उस हसीना को देख रहा था। एक पल को माज की नजरें उस पर ठहर गईं तो नजर हटाना ही भूल गया। फिर अपने जज्बात पर काबू रखकर खुद से बोला, नहीं माज नहीं, इसके हुस्न के आगे कमजोर नहीं पड़ना है। याद है ना, इसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार के इसके बाप से शादी की थी। चाय पीने के बाद माज खेतों की तरफ रवाना हो गया तो मिनाल ने सारे घर का जायजा आराम से लेना शुरू किया। ये एक छोटा मगर नए तर्ज का बना हुआ घर था। इसमें 2 कमरे थे, लाउंज था मगर एक तरफ से खुला हुआ था। लाउंज के सामने ब्लॉक था जिसका फर्श सीमेंट से बना हुआ था। फिर आगे मैदान था जिसके किनारों में दीवार के साथ फूल और पौधे लगे हुए थे जो कि इस घर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। सर्दी के वजह से छपरा सा बना हुआ था जहां पर बैठ के आग जलाई जाती थी। आज भी हल्की सी सर्दी थी। मौसम सरमा अलविदाई को तैयार था, लेकिन फिर भी उसे सर्दी महसूस हो रही थी। वो दोबारा से आकर छपरे में बैठ गई और हाथ सेंकने लगी। अचानक उसे मोबाइल का ख्याल आया। वो कमरे में गई और मोबाइल उठाकर बाहर आ गई और व्हाट्सएप देखने लगी जहां उसकी कज़न्स के बहुत सारे पैगामात पड़े हुए थे। इनको तो जलाऊं जरा, वो कहकर उठी और लिबास तब्दील किया, मेकअप किया, बाल बनाए और तैयार हुई। फिर फूलों के पास आकर बहुत सारी सेल्फियां लेने लगी। इंजॉइंग इन विलेज का स्टेट लगाकर फोटो अपलोड की। जल जाएंगी मेरा घर देखकर, इनको लगा गांव का कोई बोसीदा सा घर होगा। फिर उसने 16 प्लेट यूपीएस वगैरह की तस्वीरें ली और उन्हें भी स्टेटस में लगाया ताकि कज़न्स को पता चले कि उसके घर में हर सहूलत है। इतने में गांव में मास के निकाह और रुखसती की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तमाम औरतें, लड़कियां सब बारी बारी उसे देखने आने लगीं। मास की खाला हलीमा खातून भी आ गईं। बेटा, मैं तुम्हारे और मास के लिए नाश्ता लाई हूँ, हलीमा खातून ने कहा और नाश्ता उसके सामने रखा। ये दुल्हन तो शर्माती ही नहीं है, गांव की औरतें सरगोशियां करने लगी। लेकिन है बहुत प्यारी, एक ने कहा। सब उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो जंगल में आया हुआ कोई नया जानवर हो। मिनाल थोड़ी ही देर में इस रश से तंग हुई। फिर एक औरत आई। उसने अपना नाम नूरी बताया और कहा कि वो मास की मुलाजिमा है। मैं खाना बनाती हूँ यहाँ मास साहब के लिए और मेरा शौहर भी यहीं होता है सारा दिन। वो मास साहब के बाकी सारे काम करता है। हम दोनों मियाँ बीवी तकरीबन सारा दिन ही यहाँ काम करते हैं। सुबह की चाय हम मास साहब के जागने से पहले ही बना देते हैं। आज भी मैंने चाय बनाई, फिर मैं घर चली गई। अब दोपहर का खाना बनाने आई हूँ। नूरी ने कहा तो मिनाल खुश हो गई। वाह, मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मिनाल ने कहा। नूरी खाना बनाने लगी। सब औरतें भी चली गई अपने घर। सबको काम थे अपने घर में। क्या बनाओगी? मिनाल ने रोब से पूछा। वो खुद को मालिकन तसव्वुर करने लगी। एकदम से उसके अंदर अकड़ आ गई, लेकिन मास के आने के बाद सारी अकड़ खत्म हो गई उसकी। नूरी, आज से तुम्हारी छुट्टी है। मेरा सारा काम आज से मेरी बीवी करेगी। खाना भी यही बनाएगी, मेरे कपड़े भी यही धोएगी और घर की सफाई भी यही करेगी। माज ने कहा तो मिनाल की हवाइयाँ उड़ गईं। लेकिन मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूंगी? मिनाल परेशान हो गई। गांव की सारी लड़कियां इतने सारे काम अकेले ही करती हैं। माज ने कहा, लेकिन मैं गांव की लड़की नहीं हूं, मैं शहर की लड़की हूं। मिनाल ने सर को खम देकर एक अदा से कहा, आज से तुम गांव की लड़की हो और शहर का भूत अपने सर से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हें सारी जिंदगी गांव में ही रहना है। इसलिए बेहतर है कि तुम शहर के बारे में सोचना छोड़ दो। माज ने कहा तो मिनाल का रंग जर्द पड़ गया। माज ने खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। मेरी मुर्गी और उनके चूजों का ख्याल रखना, इन्हें दाना भी देना और बिल्ली से भी बचाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली उन्हें खा जाए और तुम अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी रहो। पूरे 12 चूजे हैं, मैंने गिनकर रखे हैं, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। माज उसे हिदायत देकर चला गया। उसके जाने के बाद मिनाल मोबाइल और व्हाट्सएप में गुम हुई और उसे चूजों का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक ही उसे मुर्गी के चीखने की आवाज़ आई। उसने मोबाइल से सर उठाकर देखा, एक बिल्ली चूजे पर हमला कर रही थी। एकदम से भागी और चूजे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली चूजे को अपने मुंह में लेकर ऐसे भागी किसी के हाथ में न आई। मिनाल बिल्ली के पीछे भागी और मुर्गी बिल्ली के पीछे चिल्लाती हुई भागी, लेकिन बिल्ली नजरों से ओझल हो गई। मिनाल सर पकड़कर बैठ गई। अब 11 चूजे रह गए थे। शाम को जब माज घर वापस आया तो आते ही उसने चूजों की गिनती शुरू की। मनाल का दिल डूबने लगा। आज रात खाने में क्या बनाऊं?
गिनती के दौरान जानबूझकर मनाल ने उसका ध्यान हटाना चाहा ताकि वो गिनती भूल जाए। इतने में हलीमा खातून खाना लेकर आईं। गांव में शाम को ही खाना तैयार करके खा लिया जाता था, मगरिब तक। मैं तुम दोनों के लिए देसी मुर्गी का सालन लाई हूँ। हलीमा खातून की आवाज़ पर माज ने पलटकर उन्हें देखा और गिनती रोक दी। गिनती रुक जाने पर मनाल की सांस बहाल हुई। उसे दिल ही दिल में हलीमा खातून पर ढेर सारा प्यार आने लगा। आपने क्यों तकलीफ की खाला, मैं बना लेती। मनाल ने मास का ध्यान बटाने के लिए कहा था। खाना बनाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी हलीमा खातून ज़रूर खाना लाएंगी। मोहतरमा, आपकी इत्ला के लिए अर्ज़ है कि गांव में खाना सवेरे बनाया जाता है। सब शाम को जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते भी हैं। माज ने तंजिया कहा और फिर से चूज़ों की गिनती शुरू कर दी। हलीमा खातून वापस चली गई थीं। अच्छा, बैठ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। प्लेट वगैरह कहाँ है? मनाल ने फिर उसे गिनती से रोकना चाहा। श्श, मुझे गिनने दो, आराम से। एक तो ये चूजे रुकते ही नहीं आराम से। माज ने उसे चुप करवाया। मनाल उंगलियां चटखाने लगी। निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए परेशानी से देख रही थी। बार बार गिनने पर चूजे 11 ही नजर आ रहे थे। कहा था ना मैंने, चूजों का ख्याल रखना। पहले ही दिन नुकसान करवा दिया तुमने मेरा। माज गुस्से से धाड़ा तो मनाल के हाथ पांव कांपने लगे। मनाल तो वो लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी, बल्कि सब उससे डरते थे। लेकिन जिंदगी में पहली बार मनाल को किसी से खौफ महसूस हो रहा था, किसी के गुस्से से डर लग रहा था, और वो उसका शौहर था। ये एक फितरी खौफ था जो शादी के बाद हर बीवी को शौहर से महसूस होता है कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। मनाल अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहाँ आई थी और उसने फैसला किया था कि वो वापस नहीं जाएगी, हर हाल में यहाँ गुजारा करेगी। हैदर को भांसने वाली बात की वजह से उसे जिस कदर शर्मिंदगी का सामना इस घर में करना पड़ा था, उसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहती थी। उसके लिए फरार का वाहिद रास्ता माज से शादी था, जो उसने आसानी से कर ली। मुझे पता ही नहीं चला, बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। मैं भागी उसके पीछे चूजे को बचाने के लिए, लेकिन वो चूजे को लेकर इतनी तेजी से भाग गई, मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई। मनाल ने डरते हुए कहा। तुमसे यही उम्मीद थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। पहले ही दिन तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारा ध्यान चूजों की तरफ था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फीज लेने में था। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस घर में रहना है तो अलर्ट रहना होगा। सारी जिम्मेदारी उठानी होगी और मोबाइल की जान छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। एक रात भूखी गुजार लोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे, माज ने कहा और खाना लेकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद उसने बचा हुआ खाना छुपा दिया। मनाल बाहर चारपाई पर ही बैठी रही, यहाँ तक कि रात हो गई। वो अभी तक खौफजदा थी, अब उसे भूख लगनी शुरू हो गई थी। वो इस इंतजार में थी कि किसी तरह माज बाहर कहीं चला जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। थोड़ी देर बाद माज बाहर निकला, देखा तो वो चारपाई पर बैठी हुई है। अंदर आ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गांव में इस वक्त औरतें बाहर नहीं बैठती हैं, चोर आ जाते हैं। मैं सोने लगा हूं, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आकर सो जाओ। माज कहकर अंदर चला गया। भूख के मारे मनाल को रोना आ रहा था। वो अंदर कमरे में आई तो माज लाइट ऑफ करके सो चुका था। वो भी आकर चारपाई पर लेट गई। अब वो इंतजार करने लगी कि माज गहरी नींद सो जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। काफी देर बाद माज के खराटों की आवाज उसे सुनाई दी तो उसकी जान में जान आई। वो बिस्तर से उठी और पूरे कमरे में खाना तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर एक दराज में उसे खाना मिल गया था। वो बहुत होशियारी से चारपाई तक आई और मोबाइल की लाइट भी ऑफ कर दी ताकि वो उसको नजर ना आ सके। फिर उसने अंधेरे में ही खाना शुरू किया। खाती गई, यहाँ तक कि सेर हो गई। फिर उसने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसे रिस्क दिया। भूख क्या होती है, आज ये पहली बार मनाल को मालूम हुआ था। उसने कभी जिंदगी में भूख नहीं देखी थी। वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। रात 8 बजे से उसे भूख लगना शुरू हो गई थी और अब रात के 12 बज रहे थे जब उसे खाना मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खाली बर्तन उसी जगह पर रख दिए। फिर वापस आकर सोने के लिए लेट गई और नींद की आगोश में चली गई।
माज जो मसनूई खराटे ले रहा था, उसकी ये सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर चुका था। अब वो लिहाफ के नीचे उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। लगता है रात बिल्ली बचा हुआ सालन अलमारी से निकालकर खा गई। सुबह जब मनाल छपरे में बैठी चाय पी रही थी तो अलमारी से रात वाले बर्तन माज निकालकर मैले बर्तनों की जगह पर रखते हुए बोला। मनाल तप गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। आज भी चाय नूरी ने आकर मेरे जागने से पहले बनाई। तुम तो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, माज ने कहा और खींच के आग के सामने बैठ गया और हाथ सेंकने लगा। नौकर हुई इस जिन के जैसे, चाय बनाओ, खाना बनाओ, चूजे संभालो। मनाल ने दिल में कहा। वो चाय पी रही थी, प्याली में उससे चाय पी नहीं जा रही थी। मेरा जहेज कहाँ है? ताया और चचा जान को देना ही होगा। 2 जोड़ों में मुझे रुखसत कर दिया। आज ही फोन करके अपने जहेज का मुतालबा करूंगी। 1 कप भी नहीं है मेरे पास कि चाय ही पी सकूं। मनाल सोचे जा रही थी। माज ने उसे देखा। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। वो लाल रंग की शॉल ओढ़े हुए थी। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और आगे की लटें बाहर झूल रही थी, जूड़े से निकलकर। माज उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। एक पल को उसका दिल अलग अंदाज में धड़का, फिर संभल गया। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं। ये कहने का फायदा तो नहीं कि चूजों का ख्याल रखना। नूरी और उसका शौहर दिलशाद थे तो सारा घर संभालते थे। मैंने सोचा घर वाली आएगी तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी मजीद। घर वाली अपना घर खुद संभालेगी। मगर घर वाली के तो व्हाट्सएप के स्टेटस ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, माज ने कहा। मुझे काम करने की आदत नहीं है। वहाँ ताई और चच्ची खाना बनाती थी, हम लड़कियां बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी। माज ने झुकी हुई पलकों के साथ जवाब दिया। बस लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर लगना था ससुराल में, जो काम नहीं सिखाया। माज ने कहा, जब काम के लिए मुलाजिम हैं तो आप मुझसे क्यों काम करवाना चाहते हैं? आप अफोर्ड कर सकते हैं। जब बीवी नहीं थी, कोई बहन या भाई भी नहीं था, तो नूरी और दिलशाद को मुलाजिम रखा। वो मेरे खेतों में काम भी करते हैं। घर में कोई खातून नहीं थी तो उनसे काम का कहा था, माज ने सख्ती से जवाब दिया। मनाल ने इस बार उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। क्या बीवी सिर्फ काम के लिए है? 2 बोल मोहब्बत के नहीं बोले जाते मोहतरम से। तारीफ नहीं करते बीवी की, बस काम करवा लो। मनाल दिल में कहती जा रही थी। मैं जा रहा हूँ। दोपहर के खाने में पराठा बना लेना और अंडा भी। लस्सी नूरी लेके आएगी। पराठा बनाना आता है ना? माज ने कहा। मनाल ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उसके जाने के बाद उसकी नकल उतारने लगी। पराठा बना लेना। माज के जाने के बाद उसने कोशिश की आटा गूंदने की, लेकिन आटा अजीब ही होता जा रहा था। इतने में नूरी आ गई। रहने दे, आपसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। लेकिन वो माज, मनाल ने परेशानी से कहा। साहब अभी खेतों पर गए हैं। वहाँ डेरे पर सब जमा होते हैं गांव वाले। समझो महफिल लगी होती है, बातें, चाय वगैरह। अब वो दोपहर को ही आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, नूरी ने कहा और आटा उससे लेकर गूंथने लगी। मैं रोज खाना बना दिया करूंगी, माँ साहब को पता नहीं चलेगा। बस वो क्या है ना, हमें चीनी, चाय की पत्ती, नमक या कभी आटे की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे पैसे न दो, बस राशन दे दिया करें। कभी थोड़ी सी चीनी, कभी तेल, कभी आलू, प्याज, टमाटर। मेरी उजरत यही है, मुझे ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की है। वाह, ये तो अच्छा है। पैसे तो मेरे पास है नहीं और वो जिन मुझे देगा नहीं पैसे, और मैं मांगूंगी नहीं उससे। ये काम आसान है, काम भी हो जाएगा और मास को लगेगा कि सारा काम मैं करती हूँ। ये सारा सामान तो घर में बहुत बड़ा है, मनाल ने दिल में सोचा। नूरी ने पराठे बनाए, अंडा मनाल ने खुद बनाया। मसला खाना पकाना नहीं था, मसला आग का था जो मनाल से नहीं जल रही थी। जल भी जाती तो फिर बुझ जाती। नूरी ने उसे आग जलाने का तरीका बताया। आप सिलेंडर मंगा लें, इसमें आपको आसानी होगी, नूरी ने सलाह दी। मास के आने से पहले नूरी अपने घर चली गई। मनाल ने किलो जितना आटा उसे दिया आज के दिन के लिए। मास को देखते ही मनाल ने झाड़ू उठाया और दिखाया कि वो काम करने में मसरूफ है। सफाई नूरी ने कर दी थी। कचरा था भी नहीं, बस दरख्त से गिरने वाले चंद पत्ते थे और अंदर धूल मिट्टी।
माज अंदर दाखिल हुआ तो देखा मनाल के हाथ में झाड़ू है और वो साफ जमीन पर खाली झाड़ू फेरती जा रही थी। माज ने अब्रू उचकाए और कमरे में चला गया। मनाल खाना कमरे में ले आई। तुमने बनाया है? मनाल ने बच्चों की तरह सर अज़बात में हिलाया। पराठा देखकर माज के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ़ लड़की, इतने सालों से नूरी के हाथ के पराठे खा रहा हूँ, पहली नज़र और पहले निवाले में पहचान जाता हूँ कि नूरी ने बनाए हैं, माज ने दिल में कहा और खाने लगा। मनाल गुलाबी रंग का सूट लेके नहाने चली गई। मुआज खाना खाने के बाद फूलों को पानी देने लगा। मनाल नहाकर निकली और मेकअप बॉक्स खोला, हल्का सा अच्छा सा मेकअप किया। भीगे बाल शानों पर फैले हुए थे। नीले रंग की नई शॉल निकालकर वो बाहर आई। उसके करीब आकर अनजान बनकर फूलों को देखने लगी। मुआज की नज़र उस पर गई। वो चोर निगाहों से उसकी तरफ देखता जा रहा था। मुआज फिर बाहर चला गया और शाम को ही वापस आया। उसने बगल में एक मुर्गा दबाया हुआ था। हुक्म सादिर हुआ कि मुर्गे की आवभगत अब इसकी जिम्मेदारी है। तौबा है, अब ये मनहूस मुर्गा भी संभालना पड़ेगा। वो रूहान सी हो गई। मुर्गी तो चूज़ों समेत डेरे में शिफ्ट कर ली गई थी। अब मनाल को इस मुर्गे के नखरे उठाने थे। रात को सर्दी बढ़ना शुरू हो गई तो मनाल छपरे में आ गई और आग जलाने लगी। आग जलाना उसे नूरी ने सिखा दिया था, लेकिन फिर भी उससे आग नहीं जल रही थी, बार बार धुआं हो रहा था। उसको गुस्सा आ गया। उसने लकड़ियां फेंक दी और गुस्से से उठ खड़ी हुई तो सामने से आते हुए मुआज से टकरा गई। उफ, देखकर नहीं चल सकती। मुआज उसे कंधों से पकड़कर बोला। मनाल इस गैर मुतवक्के टक्कर की वजह से डर गई थी और बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी। वो उसे हल्का सा झटका देकर बोला, चलो अंदर, रात बहुत हो गई है। मुआज उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। मनाल खिंचती चली आई। कमरे में आकर गौर किया तो अब तक मनाल का हाथ उसके हाथ में था। पागल लड़की, मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? वो उसका हाथ झटक कर बोला। मैंने कब? आपने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा था। मनाल चौंक कर बोली। वाह, बड़ी जबान चलने लगी है मैडम की। वो बेड पर लेटकर बोला। मनाल चारपाई पर लेट गई और कंबल अपने ऊपर तान दिया। इसका दिल अब तक जोर से धड़क रहा था। कितना अच्छा लग रहा था उसका यूं हाथ पकड़कर चलना। पहली बार मुआज ने उसका हाथ पकड़ा था। पहली बार मनाल ने उसका लम्स महसूस किया था। मनाल अब कंबल के नीचे अपने हाथ को पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल मुआज का भी था। उसने भी ये लम्स पहली बार महसूस किया था। मुआज ने उठकर बत्ती बुझा दी। अब वो करवट बदल रहा था बार बार। दिन यूं ही गुजरते चले गए। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुआज ने ये शादी क्यों की थी। जब उसे मनाल से कोई सरोकार नहीं था तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे शादी के लिए राजी नहीं था और चचा ने ज़बरदस्ती की हो। उसने सोचा। काम का उसे कोई मसला नहीं था। वो सदा की कामचोर नूरी से जल्दी जल्दी सारे काम करवा लिया करती थी और सारा क्रेडिट खुद लेती थी मुआज के सामने। पड़ोस की खवातीन के साथ अब उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। उनमें से कोई ना कोई रोज़ाना उसके घर आ जाती और काफ़ी देर तक बातें करती। कभी मनाल को उनका आना अच्छा लगता और कभी वो तंग होती। वो तंग इसलिए होती थी कि खवातीन उससे मुआज के मुतल्लिक सवालात करती थीं, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। उसके घर में काफ़ी दरख्त थे और उनमें चिड़िया, वो बुलबुल, वो फाख्ता और कुछ परिंदों की तो वो नाम भी नहीं जानती थी, रहते थे। मुआज सुबह सुबह फर्श पर गंदम के दाने डालता था और ये सारे परिंदे आकर चौगना शुरू कर देते। वो मुआज की मुर्गियों, चूज़ों, यहाँ तक के कुओं से भी मोहब्बत देकर न सिर्फ हैरान थी बल्कि अंदर ही अंदर जलती कुड़ती रहती थी। बीवी से तो आज तक दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले मौसूफ ने। सारा प्यार इन चिड़िया, कौवे, बुलबुल पर निछावर हो रहा है। इन मुर्गी और चूजे पर मेहरबानी की जा रही है, मगर 5 फीट की ये लड़की नजर ही नहीं आ रही इस शख्स को। वो रोज उसे धमकी देता था कि सवेरे उठकर चाय बनाने, लेकिन ये कमबख्त नींद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोज खुद चाय बनाता। मनाल को रोज सुबह बनी बनाई चाय मिल जाती। नाश्ता वो दोनों ही इकट्ठे करते थे। एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाय की। वो चाय पीते पीते मुस्कुरा देती। मुआज उसको यूं मुस्कुराता देखता तो उसे कभी कभार मनाल की ज़हनी हालत पर शुबा होने लगता। आज हलीमा खातून अपने बहुओं और बेटियों के समेत आईं। मनाल देखकर हैरान हुई कि ये सब कौन है। हलीमा खातून तो घर में अपने एक बेटे अली और शौहर के साथ रहती हैं, फिर ये कौन है? मनाल ने सोचा। साहिबा भाभी और नाजबाजी बहुत अच्छी थीं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिला। वो सब पढ़ी लिखी मॉडर्न थीं।
हलीमा के बड़े बेटे आशिर की पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी और साहिबा भाभी उनकी बीवी थी और नाज बाजी के शौहर कराची में डॉक्टर थे। हम सर्दियों की छुट्टियों में गांव आते हैं, वरना मौसम गर्मा में तो यहाँ रहने जैसा नहीं होता, नाजबाजी ने कहा। मनाल, तुम भी गर्मियों में कराची जाओगी ना? साहिबा भाभी नारंगी छीलते हुए बोली। नहीं, मैं कराची क्यों जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। गर्मी हो या सर्दी, मैं और मुआज एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जहां मुआज होंगे वहां मैं। मनाल ने लंबी छोड़ी। माशाल्लाह, लगता है बहुत मोहब्बत है दोनों में, नाजबाजी बोली। हाँ और नहीं तो क्या, इन्होंने तो साल का इंतजार भी नहीं किया रुखसती के लिए और मुझे ले आए देखें, मनाल ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पीछे से आते हुए मुआज ने मनाल की बातें सुन ली। मनाल ने जब से होश संभाला था, खुद को उसी घर में पाया जहां उसके माँ बाप नहीं थे। वो 3 साल की थी जब मम्मा पापा चाचू की शादी की शॉपिंग पर गए और उनकी डेड बॉडीज आईं। शक्लें तो कुछ याद भी नहीं थीं, बस उनकी पिक्चर्स देखी थी। इस घर में उसे सब कुछ मिला था सिवाय प्यार के। जब तक दादी जिंदा थीं तो चाचू उससे हालचाल पूछ लिया करते थे। उनके बाद तो शायद उनको याद भी नहीं रहा होगा कि उनकी एक भतीजी भी है। इस घर में सब अपनी दुनिया और अपनी फैमिली में मगन थे। मनाल की बेस्ट फ्रेंड अंजिला उसे समझाती थी कि अपनी आंखें खुली रखा करे। उस दिन भी वो उसे यही समझा रही थी। देखो मनाल, ये लोग कभी भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी जगह पर करेंगे तो इनको प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो हरगिज़ नहीं करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे मम्मा पापा का ही है। तेरे चाचों के पास तो कुछ भी नहीं था। तेरी मम्मा ने पसंद से शादी की थी तेरे पापा से, वो इकलौती थी, और जहेज में ये बड़ा घर, फैक्ट्री और दुकान वगैरह लाई थी। ये सब तेरा है, तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग अब सब अपने नाम करवा चुके होंगे। मनाल हैरत से ये सब सुन रही थी। अंजिला को ये सब उसकी मम्मा से पता चला था और उसके गोशगुजार कर दिया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? वो उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। देखो, तुम्हें अब अपने ताया के बेटे हैदर को पटाना है, अंजिला ने कहा तो वो उछल पड़ी। क्या? मनाल ने कहा। देखो, तो वो इकलौता है, अगर वो तुझे पसंद कर ले तो वो खुद तेरे लिए स्टैंड लेगा, वरना ये तो कभी मर के भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगे, मैं लिख के देती हूँ। ये किसी बूढ़े से तुझे ब्याह देंगे, अंजिला ने कहा। नहीं, मनाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। बेटा, कान और आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, जैसे भी करके हैदर से शादी कर लो। और यही आखिरी लाइन उसकी कज़िन ने सुनी और हैदर की अम्मी के गोशगुजार कर दी, जिसके नतीजे में आज वो यहाँ थी। मास के वालिद बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने मास की वालदा शहरबानो से पसंद की शादी की थी। शहरबानो की मंगनी बचपन में मनाल के पापा आदिल शाह के साथ तय थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शामिर खान को शहरबानो पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब एक जागीरदार का रिश्ता आया तो सब खुशी से खिल उठे। बचपन की मंगनी किसे याद आनी थी, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उधर आदिल शाह जो यूनिवर्सिटी में सायरा सुल्तान के जुल्फों का असीर हो गया था, उसकी मंगनी से जान छूटने पर खुश था। सायरा के पापा ने भी एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद होगा। ये शर्त भी आदिल शाह ने कबूल कर ली थी। उनकी शादी के चंद माह बाद सायरा के पापा फौत हो गए और सायरा का कोई मैका नहीं था। माँ बाप पहले ही चल बसे। सायरा ने आदिल शाह से कहा कि इनके भाइयों को भी शहर बुला लें ताकि सब भाई साथ रह सकें, लेकिन आदिल शाह और सायरा इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे। 3 साल की मनाल को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। हलीमा खातून मास के साथ कराची आई थी बेटी नाज के घर। वहीं उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में मनाल की चची से हुई। चची ने हलीमा खातून को दावत दी और मास को अपना नंबर और एड्रेस भी दिया था। हलीमा वहाँ गईं तो बातों बातों में चचा ने उनसे मनाल के रिश्ते का जिक्र किया मास के लिए। हलीमा खातून सोच में पड़ गईं। वापसी पर खाला ने नाजबाजी से जिक्र किया तो वो बोली, अम्मी, मनाल उसी औरत की बेटी है, माज इससे शादी कैसे कर सकता है उससे, जिसकी माँ ने उसकी माँ का हक मारा था। वो हैरत से पूछ रही थी, अम्मी, वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? याद नहीं है, मनाल की अम्मी की वजह से शहर बानो खाला का रिश्ता टूट गया था। नाज सख्त खफा थी। नादिम को पता नहीं है, फजूल बातें मत करो, हलीमा ने कहा। खाला, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। माज जो अभी अभी घर आया था उनकी सब बातें सुन ली थी। लेकिन बेटा, तुमने तो अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं है, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते हैं, हलीमा उसे समझाते हुए बोली। नहीं खाला, आप आज ही जाएं और उनसे निकाह की तारीख ले आएं। मास की बात पर हलीमा सर पकड़ के रह गईं और नाज जो माँ से काफ़ी बड़ी थीं उसके पीछे गईं ताकि उसे समझा सकें, लेकिन वो उल्टा उन पे चढ़ दौड़ा। नाजबाजी, आप मुझे सब बताएं, क्या हुआ था अम्मी के साथ?
और नाज ने जो इधर उधर से सुना था सब माज के गोशगुजार कर दिया। माज ने अपनी माँ को नहीं देखा था, वो उसकी पैदाइश के वक्त कमज़ोर हो गई थी और एक हफ्ते के अंदर ही चल बसी। शाह मीर खान ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि उन्हें शहरबानों से बेहद मोहब्बत थी और चंद साल पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। माज अकेला रह गया था। फिर हलीमा खाला का घर करीब था, वो हर तरह से माज का ख्याल रखती थीं और जब वो शादी करना चाह रहा था तो हलीमा भी खुश हो गई थी कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। लेकिन वो बेखबर थीं कि नाज की सुनी सुनाई बातों की वजह से माज के दिल में मनाल के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका था। पीछे से आते मुआज ने मिनाल की सारी बातें सुन ली थीं। उसे यूं अचानक आता देखकर मिनाल कंफ्यूज भी हुई और शर्मिंदा भी। यह जिन अचानक कहाँ से बरामद हो गया? मिनाल को दिल ही दिल में गुस्सा आया। मुआज बिना कुछ कहे कमरे में घुस गया। सबके जाने के बाद देर तक मिनाल बाहर ही बैठी रही। जो कुछ मुआज ने सुन लिया था उसके बाद मिनाल में हिम्मत नहीं हो रही थी उसका सामना करने की। सारा दिन वो उससे नज़रें चुराती रही। फिर रात को छप्पर में दोनों आग जलाकर बैठे रहे, लेकिन दोनों के माबेन हमेशा की तरह खामोशी थी। मुआज जो मोबाइल में झुका हुआ था तो सर ही नहीं उठाया था कब से। मिनाल ने भी मोबाइल उठा लिया। मुआज ने नेट चलाने के लिए डिवाइस रखा हुआ था और उसमें महीने का इंटरनेट का पैकेज करवाता था। 4G के सिग्नल्स यहाँ अच्छे आते थे। मिनाल सोचती थी कि यहाँ रहने वालों ने रहने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था, इसीलिए उन्हें शहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। जो अफोर्ड कर सकते थे शहर में रहना वो रह रहे थे। बाकी भी कुछ घराने ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उनको गांव से ऐसी उनसियत थी कि वो गांव में रहने को ही तरजीह देते थे, जैसे कि मुआज ने यहाँ हर सिस्टम बना रखा था शहर जैसा। बिजली ना होने के बावजूद रात को सारा घर सोलर बल्ब से रोशन ही रहता था। पानी की मोटर भी सोलर की थी, AC भी सोलर का, और घर इतना खूबसूरत था कि सुकून मिलता था यहाँ बैठकर। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी अंदर आ जाओ। रात देर तक बाहर ना बैठा करो, वैसे भी दुश्मनियाँ चल रही हैं गांव में। मुआज रोबदार अंदाज में कहता हुआ कमरे में चला गया। रात को छप्पर में आग जलाओ तो बहुत अच्छा महसूस होता था। सर्दी भी नहीं लगती थी और मज़ा भी आता था। मिनाल देर तक बैठना चाहती थी, लेकिन मुआज ने हुक्म सादिर किया तो बस वो मरे मरे कदम उठाते हुए कमरे तक आई और कंबल में गरूब हो गई, जैसे चांद बदली में छुप जाए। मुआज ने लाइट ऑफ की। थोड़ी देर बाद मुआज ने पुकारा, मिनाल। मुआज की आवाज़ सुनकर मिनाल के कान खड़े हो गए। ये जिन आज जितने प्यार से क्यों पुकार रहा है? मिनाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। जी? मिनाल की बमुश्किल जी ही निकल पाई। मेरे पास आओ, मुआज ने कहा तो कंबल में छुपी मिनाल का दिल अब किसी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़ने लगा था। क्यों? मिनाल ने कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला था। पता नहीं आज इस जिन के क्या इरादे थे। मैंने कहा मेरे पास आओ। अब की बार मुआज ने सख्ती से कहा। मैं नहीं आ सकती, मिनाल ने कंबल के अंदर से आवाज़ लगाई। 1 मिनट में तुम नहीं आई तो मैं खुद वहाँ आकर तुम्हें उठाकर ले आऊँगा यहाँ, मुआज ने कहा तो मिनाल एक झटके से उठी। कमरे की लाइट ऑफ थी। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी मध्यम थी। मिनाल के हाथ पांव कांप रहे थे। वो मुआज के सामने आकर खड़ी हुई। कोई काम है? मिनाल ने अपने आगे आने वाली लटों को काम के पीछे करते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, काम है तो पास बुलाया है ना, मुआज ने कहा तो मिनाल को लगा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। जी बोलें, क्या काम है? मिनाल ने कहा। और पास आओ तो बताऊं, मुआज ने कहा। मिनाल थोड़ा और बेड के करीब हुई। जी बोले, मिनाल ने शर्माते हुए कहा। मेरे पाँव दबाओ, मुआज ने कहा। क्या? तो और क्या काम होगा मुझे तुमसे? सारा दिन आज डेरे पर दोस्तों के साथ फुटबॉल का मैच खेला है और पैर दुख रहे हैं। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मेरे पाँव दबाओ, मुआज ने अपने अंदर की हंसी को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए कहा। मिनाल उल्लू की तरह कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके पाँव के करीब बैठकर पाँव दबाने लगी। आधा नहीं पूरा कमीना है ये शख्स। उसके पाँव दबाती हुई मिनाल ने दिल में उससे अलकबात से नवाजा। बड़ी आई मैडम मोहब्बत का ढंडोरा पीटने वाली, अब यही सज़ा है इसकी, मुआज ने भी दिल में कहा। मिनाल उसके पाँव दबाते दबाते थक गई। मजाल है जो सोने के आसार ही नुमाया हों इस जिन की शक्ल पर। मिनाल को अब रोना आ रहा था और मुआज को उसकी शक्ल देखकर हंसी। मुआज तो नहीं सोया, अलबत्ता उसके पाँव दबाती दबाती मिनाल ही सो गई बेड के किनारे। मुआज ने महसूस किया कि मिनाल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता रुकते जा रहे हैं। उसने आंखों से बाजू हटाकर देखा तो वो उसके पैरों के पास गठरी नुमा पड़ी हुई थी। वो सो चुकी थी।
मुआज ने उस पर कंबल डाला और गौर से उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। उसके दाएं गाल पर तिल था। मुआज ने बेसाख्ता तिल को छुआ। उफ, ये इसे क्या होता जा रहा था? वो इस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था? मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। मिनाल भागती जा रही थी और मुआज हंसता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। मिनाल भी हंसती जा रही थी। मिनाल, मेरी बात सुनो। मिनाल, वो उसे जोर जोर से पुकार रहा था। उठती हूँ मिनाल, वो गुस्से से बोला। मिनाल जो मीठी मुस्कान ली उसे देख रही थी, अचानक होश में आई। ओहो, वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाज दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अब उठोगी भी या मेरी शक्ल देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। वो, मुझे नींद आ गई थी। मिनाल जल्दी से उठी और अपने चप्पल ढूंढते हुए बोली। हाँ, बस यही एक काम करवा लो तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो लड़की? मुआज ने कहा। क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी, इसीलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पे नहीं सोया जाता मुझसे। वो गुस्से से बोलती हुई घड़ाप से वॉशरूम में घिस गई। अच्छा, तो मैडम को बेड भी चाहिए? ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना। वहाँ पे बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मिनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। उसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी। इसके संग कितनी खुश थी मैं। बस ये जिन जरा सा मुस्कुराए करे तो मैं जान भी दे दूं इसके लिए। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में उसके पीछे नमूदार हुआ। एक नज़र उस पर डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज उठाता हुआ चल दिया, जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मिनाल की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? वाकई में जिन तो नहीं? उसने दिल पे हाथ रखकर सांसें बहाल की। आज तुम मेरे लिए साग बनाओगी, उसने आते ही हुक्म सादिर किया। उसकी इस अनोखी फरमाइश पर मिनाल तो जैसे उछली पड़ी। क्या साग? मैं? मिनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। साग बनाने को बोला है, कोई एटम बम बनाने को नहीं बोला जो इस तरह से हैरान हो रही हो। उसने सीने पर हाथ बांधकर कहा। मुझसे एटम बम बनवा लें, मैं वो बना लूंगी, लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाला। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मिनाल ने परेशानी से कहा। अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दिया तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के वाड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात वहां सोना पड़ेगा। उसने कहा तो मिनाल ने परेशानी से उस जालिम जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मिनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से उसकी आंख भर आई। गिन गिन के बदले लूंगी तो इस जिन से तुम्हें एक दिन, मिनाल ने दिल में कहा। लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता, वो मनमुनाई। मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चल दिया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर मिनाल के पैर फिसले जा रहे थे। अगर मुआज ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थी। उनके पास लाकर मुआज ने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, सीखो इनसे, ये भी औरतें हैं, घर का सारा कामकाज भी करती हैं और खेतीबाड़ी में भी अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। मुआज का लहजा बहुत तल्ख था। इनके साथ साग तोड़ो और इन्हीं के साथ आ जाना घर, ये कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। उन औरतों में कुछ लड़कियां भी थीं जो उसे तजस्सुस भरी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो, मैं साग लेने आई हूँ। तो वो मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों का खाना है, आप लोग तो कुकड़ खाओ, गोश्त और मछली खाओ। वो लड़की हंसी तो उसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगीं। मेरे शौहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी, वो तंग होकर बोली। चलें, अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो। वो लड़की बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मिनाल ने उस चिपकी चिड़िया से पूछा जो कि काफी हसीन थी। सांवला रंग, नाक में घुंघरू वाली बाली उस पे बहुत जच रही थी। मेरा नाम पारस है, वो एक अदा से बोली। वाओ, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। सुनो पारस, इनमें सरसों का साग कौन सा है? वो 2 तरह के पत्तों को देखकर बोली। आप रहने दो बीबी, मेरे पास काफ़ी साग है, आधा आप ले जाना। पारस ने एक गठरी की तरफ इशारा किया। ओ पारस, यू आर सो स्वीट, वो पारस का हाथ पकड़कर बोली और दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि जान छूटी साग से। लेकिन जान पूरी तरह नहीं छूटी थी, उसे साग बनाना भी तो था।
सुनो, देखो तुम ये साग अपने घर ले जाओ और बनाकर आधा मेरे पास लाना। वो क्या है ना, मुझे ये बनाना नहीं आता। वो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पे सजाकर बोली। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, पारस मुस्कुराते हुए बोली। मिनाल रिलैक्स हो गई और अब उसे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी सेल्फीज लेना शुरू कर दी। पिंक फ्रॉक, पजामा, चुनरी का दुपट्टा पहने, बाल खोले, वो वैसे ही बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसने हल्का सा पिंक टेंट भी लगाया हुआ था। तभी तो पारस और दूसरी लड़कियां उससे नजरें न हटा पा रही थी। पारस, तुम मेरी पिक निकालोगी प्लीज? मिनाल ने पूछा। तस्वीर? पारस सवालिया नजरों से देखा। हाँ तस्वीर, वो जल्दी से बोली। अच्छा। पारस उठी, उससे फोन लिया। मिनाल ने उसे समझाया और खुद दूर जाकर पोज बदल बदल कर पिक बनवाती रही। कभी स्लोमो बनवाती भागते हुए, इस बात से बेखबर कि कोई और भी उसे अपने कैमरा में कैद कर रहा था। रात को बड़े प्यार से मुआज के सामने उसने साग रखा और उसकी तरफ जात तलब नजरों से देखने लगी। कैसा बनाए? वो दुपट्टा उंगली से मरोड़ते हुए शर्माते पूछने लगी। देखने में तो अच्छा नहीं लगता, अब चखने दोगी? वो सुलगते हुए बोला। क्या अच्छा नहीं बना? वो परेशान हुई और साग को गौर से देखने लगी। मुआज जो पानी का ग्लास मुंह से लगाया था उससे उछू लग गया। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। ये लड़की भी क्या चीज़ है, मैं जितना भी गुस्सा करता हूँ सब हवा हो जाता है उसकी बातों से। मुआज ने अपने माथे पर अपनी उंगली मसलते हुए सोचा। मनाल के जाते ही मोबाइल निकालकर उसकी ली गई पिक्चर को देखता मुस्कुराने लगा। दिल था कि संभाले नहीं संभल रहा था। वो खुद भी अपनी कैफियत से परेशान था। मुआज आज जल्दी घर आ गया था, उसे कराची जाना था। वो कमरे में आया तो वो बैठी हुई थी। क्या मुसीबत है, सारी पिक्चर खराब कर दी इस लड़की ने, एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। वो रूहानसी होकर बोल रही थी। कुछ ब्लर है, किसी में मेरा सर कटा हुआ है तो किसी में पैर। ओ मैडम, मुआज ने उसके सामने अपना हाथ लहराया। आप? वो चौंकी। पिक्चर्स का दुख खत्म हो गया हो तो तैयार हो जाओ। मुआज ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए हुक्म सादिर किया। क्यों? मनाल जो उसके आने से उठ खड़ी हुई थी हैरत से पूछने लगी। आज उसको मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। कुछ देर में वो नहा के निकला तो उसको वहीं बैठे देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आया मगर बर्दाश्त कर गया। ब्लैक जीन्स में स्काई ब्लू शर्ट पहने वो बहुत डैशिंग लग रहा था और ब्लैक बाल जो माथे पे आते जिन्हें वो बार बार 3 उंगलियों से पीछे करता था। मनाल ने पहली बार उसको जीन्स शर्ट पहने देखा था। उसे टूट के प्यार आया अपने खड़ूस हस्बैंड पे। मैंने तुम्हें रेडी रहने को बोला था और तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं? मुआज ने उसका घूरना नज़रअंदाज करके पूछा। आपने तैयार रहने को बोला बट ये नहीं बताया कि किस लिए? वो अलमारी की तरफ जाते हुए बोली। मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी साथ चलो, वहाँ मिल लोगी सबसे। मुआज आईने के सामने खड़ा अपने बालों को ब्रश करते हुए बोला। क्या कराची? मनाल को झटका लगा। मुआज ने उसे हैरत से देखा। हाँ कराची। वो कराची पर जोर देकर बोला। एक तो इस लड़की के नखरे नहीं खत्म होते। वो बड़बड़ाया। मैं नहीं जाऊंगी कराची। वो हकलाई। व्हाट? मुआज पलटा। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बात में ड्रामा करना जरूरी है? वो सोफे पे बैठ के अपनी शूलेस बांधते हुए बोला। मैं नहीं जाऊंगी। वो भी उसके पास बैठ गई। मैंने तो सुना था लड़कियां मैके जाने को मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। वो तंज कर रहा था उसकी हालत से बेखबर। उसने लाख आंसुओं के बंद बांधने चाहे मगर मैके के नाम पे सारे बंद टूट गए। मुआज ने यूं अचानक उसे रोते देखा तो घबरा गया। अपनी जगह से उठा और उसके सामने उखड़ू बैठ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए सख्त हैरान था। वो हनूज रोती रही। उसके हाथ मुआज के हाथों में थे। मनाल प्लीज़ रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। मुआज भूल गया था कि वो कौन थी और वो किस लिए उसे यहाँ लाया था। आज बस उसे मनाल नजर आ रही थी, बाकी सब बातें पीछे चली गई थी। मुआज ने उसे शानों से पकड़ा और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। मुआज प्लीज़, मुझे नहीं जाना इस घर में दोबारा, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी आपसे। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली। ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। उसने उसके जोड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने हाथों में ले लिया। मुआज को सख्त हैरत हो रही थी। एक लापबलाई सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है? वो तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है, मगर ये क्या, उसने तो अंदर कितने दुख पाल रखे थे। उसके सगे रिश्तेदारों ने भी उसका ख्याल नहीं रखा। और मैं क्या करने जा रहा था? उसे तो अपनी माँ बाप याद भी नहीं और मैं उसे उसके माँ बाप के किए की सज़ा देने जा रहा था। उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। उसने तो अपने पापा को देखा था, उनकी शफकत देखी थी, लेकिन उसने तो न माँ न बाप किसी को नहीं देखा। आज मनाल खुल के रोई थी और वो
उसके बार बार पूछने पे उसने सब कुछ बता दिया था। वो जो मैके का भरम था उसे तोड़ना ही बेहतर था। मुआज ने मनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया। वो बस सोचता ही जा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस मासूम लड़की से माफ़ी मांगे। शाम को जब घर आया तो मनाल कुछ रिलैक्स थी और लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। मनाल, उसने पुकारा। मनाल ने आवाज़ पे पलट के देखा और पानी का पाइप नीचे छोड़ा और दुपट्टे से हाथ साफ करती आई। बैठो, मुआज ने लॉन में पड़ी चेयर की तरफ इशारा किया और खुद भी बैठ गया। मनाल बहुत शर्मिंदा थी। उसे शर्मिंदगी इस बात पे थी कि वो मैके भी नहीं जा सकती। मुआज क्या सोचता होगा। सुनो, वो काफ़ी देर से उसे गुमसुम देखता है। आखिर गला खंकारता हुआ बोला। जी, उसने सरगोशी में जवाब दिया। मुर्गे को बादाम खिलाने थे? क्या वो चौंकी। मुआज अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, मैंने जो बादाम भिजवाए थे वो मुर्गे को खिलाए थे? हाँ, खिलाए थे। उसने झूठ बोला। अब क्या बताती, वो बादाम तो उसने खुद ही मज़े ले लेकर खाए थे। आखिर मेरा शोहर है, मुर्गे का थोड़ी ना, उसने बोला था। मुआज मुस्कुराया। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। वो जानता था वो खुद ही खाएगी, तभी भिजवाए थे। हाँ, अलबत्ता नाम मुर्गे का लिया था, पर मुर्गे से ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। वो उसे शरारती नजरों से देखता हुआ बोला। फिरोजी शर्ट पे येलो दुपट्टा उस पे बहुत जच रहा था। बालों की अध खुली चोटी से लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मनाल उसकी नजरों से पजल हुई और उठ के जाने लगी कि अचानक मुआज में उसका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ की तहाँ रह गई। जा कहाँ रही हैं मैडम, अभी तो बहुत से हिसाब रहते हैं, वो शरारत से बोला। मनाल जल्दी से हाथ छुड़ाती अंदर भागी। अफ, ये आज क्या हो गया इस जिन को, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? उसने अपने जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा। आधी रात को मनाल की आंख खुली तो उसने गौर किया, फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। वो झट से उठी और बेड की तरफ आई तो वहाँ पे मुआज को ना पाकर उसका दिल साकित होने लगा। उसके हाथों और पैरों से जान निकलती जा रही थी। बचपन से ही वो फायरिंग की आवाज़ से सख्त डरती थी। उसे डर के मारे बुखार चढ़ जाता था। लेकिन आज फायरिंग के खौफ के साथ मुआज की गैर मौजूदगी ने उसका जैसे खून नचोड़ दिया था। काफ़ी देर तक वो पत्थर की तरह बैठी रही, उससे हिला जुला नहीं जा रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मुआज अंदर आया। उसके हाथ में राइफल थी। मुआज ने हल्की रोशनी में मनाल को बैठे देखा तो लाइट ऑन की। मनाल, उसने राइफल साइड पर रखी और उसकी तरफ बढ़ा। मनाल अचानक उठी और मुआज के सीने पे मुक्के मारते हुए चिल्लाई, आप मुझे मारना चाहते हैं ना? आप मुझसे नफरत करते हैं ना? तो अभी मुझे मार दें। मनाल हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। मुआज इस अचानक सिचुएशन से घबरा गया। क्या हुआ मनाल, कुछ तो बोलो, उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। आप मुझे इस तरह डरा के मत मारें। आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़ के फायरिंग करने गए थे ना, ताकि मैं मर जाऊं? वो सिसकियों के बीच में बमुश्किल बोल पा रही थी। मनाल, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगा? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। बाहर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं भी अपनी राइफल लेकर गया। जब कोई चोर डाकू गांव में आता है तो सारे फायरिंग करते हैं, खबरदार करने के लिए, और हम भी फायर करते हैं उनको ये बताने के लिए कि हम भी जाग रहे हैं। वो उसे प्यार से समझा रहा था कि अचानक वो उसकी बाहों में झूल गई। मनाल, मनाल! मुआज के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे लिटाया, उसके गाल थपथपाए। मनाल, होश में आओ मनाल! वो उसे आवाज़ें दे रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसने ड्राइवर को कॉल की। शेर अली, जल्दी से गाड़ी निकालो, मनाल की तबीयत ठीक नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मगर सरकार, इस वक्त शहर जाना ठीक नहीं। बकवास मत करो, जैसा बोला है वैसा करो, वो गुस्से से शेर अली की बात काटता हुआ बोला। सरकार, बीबी के साथ जाना मुनासिब नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? शेर अली उसकी डांट को खातिर में नहीं लाते हुए बोला। वो उसके बाबा का खास मुलाजिम था और हर बात का ख्याल रखता था। उसकी बात दिल को लगी। वाकई वो मुनाल के साथ उस वक्त नहीं जा सकता था। वो पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से डाकू, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकार, मैं साकिब साहब को लेकर आता हूँ, वो आज ही आए हैं। वो चौंका। क्या साकिब भाई आए हुए हैं? जी सरकार, मैं अभी गया और अभी आया। उसने कॉल काटी। साकिब भाई नाज बजू के हस्बैंड थे जो डॉक्टर थे। वो मनाल के पास बैठा उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े मसल रहा था। मनाल, उठ जाओ प्लीज़, वो उसे पुकारे जा रहा था। इतने में साकिब भाई और हलीमा खाला भी आ गए। क्या हुआ मुआज? साकिब भाई के पूछने पे मुआज ने उनको सब बताया। वो चेक करते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, बस डर के मारे बेहोश हुई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तक आराम करने दो। शुक्रिया भाई, आप ना होते तो। शुक्रिया की कोई बात नहीं यार, मेरी भाभी हैं। भाई मुस्कुराए और चले गए, जबकि हलीमा खाला ने इनकार कर दिया जाने से। मुआज साकिब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो खाला मुस्कुराए जा रही थी। वो हैरान हुआ। खाला, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो सख्त हैरत में था।
भला कौन सा मौका था मुस्कुराने का, उसकी जान पे बनी थी। पगले, खुशी की बात है तो खुश भी ना हो बंदा। वो उठी और मुआज का माथा चूमा। खाला क्या बात कर रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा जी तुम बाप बनने वाले हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। मुआज को झटका लगा। खाला आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सख्ती से बोला। एक तो वो पहले ही परेशान था, ऊपर से खाला। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया। ऐसा ही है, ऐसी हालत में चक्कर भी आते रहते हैं और कमज़ोरी से कभी बेहोश भी हो जाती हैं औरतें। मैं कल इसे खुद लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसने खाला को शानों से पकड़ा और सरगोशी में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो नज़रें चुराता उनसे कह रहा था, जबकि खाला की ज़बान गुंग हो गई थी हैरत से। मुआज़? खाला की आवाज़ बमुश्किल निकली। खाला क्या आप जानती नहीं कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया था मेरी माँ के साथ? वो झिंझला के बोला। बेटा क्या किया उसके माँ बाप ने? मेरी माँ सायरा सुल्तान उस औरत की वजह से मरी। उस औरत में। मुआज़, खाला ने उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करवाया। ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शामिर भाई से शादी की थी, हाला सरगोशी में बोले जा रही थी। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो क्या तुम इसकी सज़ा उस मासूम को दोगे? तुम्हारे बाबा ने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। वो सख्त खफा की। खाले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था। बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मौज हाथों में अपना सर दिए सोफे पे बैठा था। उसकी आंखों में पशेमानी थी, दर्द था, पछतावा था। खाला क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा? अचानक वो पूछने लगा। मेरे बच्चे, जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफ़ी मांग ले। खुदा अपने हुकूक माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करता जब तक उसके बंदे राज़ी ना हो जाते। वो खाला उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली। मुआज़ उठा और बेड के करीब गया। वो किनारे पे बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बैठा रहा, फिर वज़ू करने निकल आया। उसे अपने रब से भी माफ़ी मांगनी थी। मुआज़ ने सारी रात क़याम में गुजारी। फजर की अजान हुई तो मस्जिद को चल दिया। नमाज से वापसी पे खाला उसके लिए चाय बना चुकी थी। बेटा चाय पी लो, फिर तुम भी आराम कर लो, सारी रात नहीं सोए, वो चाय देते हुए कहने लगी। मुआज़ का सर भी भारी हो रहा था। वो लेटा तो आंखें नींद से बोझल थीं। वो जल्द ही सो गया। मुआज़ की आंख खुली तो उसने जल्दी से टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और मनाल अब तक सो रही थी। उसने उसे गौर से देखा। वो गहरी सांसें ले रही थी। वो गहरी नींद में थी। उसकी नींद से वो बखूबी वाकिफ था। सोना उसका पसंदीदा मशगला था। वो मुस्कुराया और उसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। मनाल उठो, मैं साकिब भाई ने बोला था अगर देर तक ना उठें तो खुद उठा देना, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौज ने साइड टेबल पर से पानी का ग्लास उठाया, थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों पे गिराया और उसके चेहरे पे छींटे मारने लगा। मनाल की पलके में जुम्बिश हुई और उसने कंगड़ाई रही और आंखें खोल दी। मनाल कैसी तबीयत है? मौज ने उसके गाल पर हाथ फेरा। मनाल बड़े आराम से लेटी मौज को घूरे जा रही थी। मौज उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। मौज के परफ्यूम की खुशबू उसने अपनी सांसों में उतारी। मनाल कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? अब मुआज़ को परेशानी हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ा। तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। मुआज़ ने उसका हाथ पकड़ के सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं अभी आता हूँ। वो उसे छोड़ के बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थीं। दिलशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो आकर चाय बनाए। जी सरकार, अभी भेजता हूँ, वो झट से बोला। मुआज़ कमरे में गया तो मुनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। ओहो पागल लड़की, छोड़ो ये सब, आराम से बैठ जाओ कुछ देर, नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। वो उसे शानों से पकड़े सोफे पे ले आया। मुनाल गौर से इसकी हरकत और सकनात देख रही थी। ये आज जिन को क्या हुआ? वो दिल में बोली। हाँ हाँ कह दो कि इस जिन को क्या हुआ, और जिन कहो भूत कहो, कुछ भी कह सकती हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुआज़ ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मुनाल का हैरत के मारे पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से मुआज़ को पता था वो उसे जिन बुलाती है, डर गई। मुआज़ आप ठीक तो हैं? मुनाल ने उसका माथा छुआ। मुआज़ ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ आज ठीक हुआ हूँ, कब से बीमार था, मुआज़ ने मुस्कुरा के कहा और उसका हाथ अपने लबों से लगाया। मुनाल का दिल पसलियों को तोड़ के बाहर आने को था। वो झट से उठ के जाने लगी। मुआज़ ने उसका रास्ता रोक लिया। मुनाल, उसने सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। वो उसके बहुत करीब था। मुनाल ने अपनी पलकें उठाईं। किस बात की माफ़ी? वो हैरान हुई। इन सब बातों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा। वो धीरे से कहता जा रहा था। मेरे पास दौलत बहुत है मुनाल, वो सब तुम्हारी है, और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मुनाल सब सुन रही थी। मुनाल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू।
मुआज़ ने उसका चेहरा ऊपर किया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो सवालिया नज़रों से देख रहा था। मुनाल ने मुस्कुरा के सर झुकाया और इस में सर हिलाया। थैंक यू मुनाल। मुआज़ बहुत खुश था। हम यहाँ नहीं रहेंगे मुनाल, मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा। जिस शहर में रहना पसंद करो वहाँ रहेंगे। मुआज़ उसका सर अपने सीने में छुपाए हुए था। मगर मुझे यहीं रहना है आपके साथ, वो अलग होके बोली। मुनाल सोच लो, वो शरारती नज़रों से देखता हुआ बोला। सोच लिया, मुनाल ने भी दो बदो जवाब दिया। यहाँ साग बनाना पड़ेगा, वो बोला। बना लूँगी, उसने जवाब दिया। यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ तंग करेंगे, मुआज़ बोला। मैं आदी हो जाऊँगी। यहाँ मुर्गा भी संभालना होगा, मुआज़ ने आबरूज काके से देखा। क्या? नहीं, या तो इस घर में मुर्गा रहेगा या फिर मैं। वो इससे अलग होके जाने लगी तो मुआज़ ने जोर का कहका लगाया। सुनो मनाल, वो जोर से उसे पुकारता उठा। मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ मगर अपनी बेगम के बगैर नहीं। वो उसके पीछे जाने लगा। मनाल बाहर लॉन में आके खुली हवा में गहरी सांस लेने लगी। यहाँ मुआज़ की महक थी। गोरी को अपना गांव प्यारा लगने लगा था। मुआज़ ने उसे बाजू से खींच के खुद के करीब किया और अपने माथे पे बोसा देते अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई।